हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने ऊष्मा संचरण की पहली विधि कंडक्शन के बारे में स्टडी की। अब अपन ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि पढ़ेंगे और वो है संवहन या कन्वेक्शन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों संवहन और कन्वेक्शन। संवहन और कन्वेक्शन। बच्चों, संवहन ऊष्मा संचरण ये तरलों में ऊष्मा संचरण की विधि है। क्या है ये? यह तरलों में ऊष्मा संचरण की विधि है। बच्चों, संवहन क्या है? यह तरलों में ऊष्मा संचरण की विधि है। तरलों में ऊष्मा का जो संचरण होगा वो किसके द्वारा होता है बच्चों? संवहन के द्वारा होता है। ठीक है। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर ऊष्मा का संचरण करते हैं। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर ऊष्मा का संचरण करते हैं। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर ऊष्मा का संचरण करते हैं। दूसरा, यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक होता है। बच्चों, ये प्रत्येक लाइन से अपने आप में क्वेश्चन बनेगा आपके। तो यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक होता है। यह एक विमीय यूनिडायरेक्शनल ध्यान देना बच्चों, अगर आपको यह कहता है कि निम्न में से कौन सी विधि एक विमीय ऊष्मा संचरण की विधि है, चालन, संवहन, विकिरण, ऑल ऑफ दीज, तो ये केवल संवहन ही एक ऐसी विधि है जिसमें एक विमीय ऊष्मा संचरण होता है। तो यह एक विमीय ऊष्मा संचरण की विधि है। क्या है बच्चों? ये एक विमीय ऊष्मा संचरण की विधि है। यह एक विमीय ऊष्मा संचरण की विधि है। इसमें ऊष्मा का प्रवाह ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसमें ऊष्मा का प्रवाह ऊर्ध्वाधर
ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की ओर होता है। ध्यान देना बच्चों, किधर? नीचे से ऊपर की ओर होता है। जैसे तिल्ली अपन जलाते हैं तो तिल्ली की लो किधर जाती है? नीचे से ऊपर जाती है। तो ऊष्मा किधर जाएगी? नीचे से ऊपर की ओर जाती है। बच्चों ये नोट्सों में गलती से जो है बच्चे ने ऊपर से नीचे लिख दिया है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसमें ऊष्मा का प्रवाह जो है वो ऊर्ध्वाधर किधर होगा? नीचे से ऊपर की ओर होता है। जो तिल्ली की लो बनती है, तिल्ली की लो की आकृति कैसी होती है बच्चों? संवहन के कारण ही सरल रेखीय होती है। तिल्ली की लौ की आकृति संवहन के कारण ही सरल रेखीय होती है। परंतु यदि बच्चों गुरुत्व विहीन क्षेत्र हो तो फिर संवहन काम नहीं करेगा। तो गुरुत्व विहीन क्षेत्र में लो सभी दिशाओं में जाएगी, इसलिए गुरुत्व विहीन क्षेत्र में तिल्ली की लो की आकृति कैसी होगी बच्चों? गोलाकार। गुरुत्व विहीन क्षेत्र में तिल्ली की लो की आकृति, तिल्ली की लो फ्लेम, तिल्ली की लो की आकृति गोलाकार होती है। गुरुत्व विहीन क्षेत्र में तिल्ली की लौ की जो आकृति होती है वो क्या होती है? गोलाकार होगी। फ्रीज में जो डीप फ्रीजर लगाया जाता है आइसक्रीम वगैरह जमाने के लिए, बर्फ जमाने के लिए, तो वो बच्चों कहां लगाया जाता है? ऊपर लगाया जाता है। संवहन के कारण किधर कहां इंस्टॉल किया जाता है? ऊपर। संवहन के कारण ही फ्रीज में डीप फ्रीजर ऊपर लगाया जाता है। अगर डीप फ्रीजर को अपन नीचे लगा देंगे तो जो फ्रीज के अंदर अन्य वस्तुएं जो रखी हुई हैं वो फिर ठंडी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो दूसरा, मोटरसाइकिल का जो आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल का इंजन जो देखा होगा, तो उसके ऊपर मोटरसाइकिल का जो सिलेंडर होता है, आपको बताऊं प्रत्येक मोटरसाइकिल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, तो सिलेंडर के ऊपर फिन्स लगाई जाती है। पत्तियां सी पत्तियां नुमा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा मोटरसाइकिल के इंजन के ऊपर, इनको अपन बोलते हैं फिन्स। वो किस लिए लगाई जाती हैं? संवहन के कारण ऊष्मा संचरण को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अभी अपन देखेंगे संवहन के कारण जो ऊष्मा जो प्रवाह होता है, देखो संवहन के कारण ऊष्मा के प्रवाह की जो दर होती है वो इस सूत्र से दी जाती है, HA इंटू θ1 माइनस θ2, जहां पर H जो है वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कहलाता है। संवहन ऊष्मा संचरण नियतांक, और इसका मात्रक होता है वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। ध्यान देना बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी का मात्रक तो होता है वाट पर मीटर इंटू केल्विन, लेकिन H का मात्रक होता है वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन, और A यहां पर लिया जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाता है।
और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, संवहन के कारण ऊष्मा संचरण की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए मोटरसाइकिल में सिलेंडर के ऊपर क्या लगाई जाती हैं, फिन्स लगाई जाती हैं, जिससे कि क्या होगा, घर्षण के कारण इंजन में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, घर्षण के कारण इंजन में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो संवहन के कारण वातावरण में चली जाए और वो सिलेंडर हो गर्म नहीं हो। अदरवाइज क्या होगा, पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था में पिस्टन जो है वो गर्म होकर इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, जाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या है कि मोटरसाइकिल में जो सिलेंडर के ऊपर फिन्स लगाई जाती हैं वो संवहन के कारण ऊष्मा संचरण को बढ़ाने के लिए लगाई जाती हैं। मोटरसाइकिल में सिलेंडर के ऊपर फिन्स लगाई जाती हैं जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाए, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण संवहन ऊष्मा प्रवाह की दर बढ़ जाती है। संवहन के कारण क्या होता है, ऊष्मा प्रवाह की जो दर है वो क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। संवहन के कारण ऊष्मा प्रवाह की जो दर है वो बढ़ जाती है। इसी टाइप से और कहां काम में लेते हैं इसको, बच्चों फैक्ट्रियों में लगी जो चिमनी होती है, फैक्ट्रियों में लगी चिमनी फैक्ट्रियों में लगी चिमनी संवहन पर ही आधारित है। अब यदि मान लो फैक्ट्रियों में बहुत ज्यादा मात्रा में गैस बनती है और उसको अपन को हटाना होता है, तो बच्चों फिर नीचे क्या है कि एक ब्लोअर लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है, नीचे एक ब्लोअर लगा दिया जाता है, उसको अपन बोलेंगे फिर प्रणोदित संवहन। एक तो होता है फ्री कन्वेक्शन, जिसमें किसी बाह्य यांत्रिक युक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, संवहन अपने आप होता है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है ग्रेविटेशन के कारण। लेकिन अगर अपन को संवहन की मात्रा को बढ़ाना है तो फिर प्रणोदित संवहन का उपयोग करते हैं। इसमें किसी यांत्रिक युक्ति का उपयोग करके संवहन की दर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यदि मान लो अपने पास जो चिमनी फैक्ट्री में काम में ली जा रही है और उसमें अगर गैस जो बन रही है, CO2 बन रही है, कोई भी गैस जो बन रही है, वो अगर वो कम मात्रा में बन रही है तो क्या होगा कि फ्री कन्वेक्शन जो मुक्त संवहन द्वारा ही उसको इजीली हटाया जा सकता है। लेकिन अगर गैस की मात्रा ज़्यादा बनती है और संवहन परफॉर्म नहीं हो पाता है तो फिर क्या करना पड़ता है, नीचे अपन को ब्लोअर लगाना पड़ता है। वो ब्लोअर एक तरह से उसको कंप्रेस करके ऊपर भेजेगा। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसकी मात्रा को, संवहन की दर को अगर बढ़ाना हो तो फिर प्रणोदित संवहन काम में लेते हैं। इसी प्रकार से बच्चों ये जो लाइन है और इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जीप ट्रक वगैरह में सामने अगर बोनट को खोल के देखते हैं तो एक जालीनुमा सा स्ट्रक्चर लगा होता है ऐसे छोटे छोटे, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों रेडिएटर। क्या बोलते हैं?
रेडिएटर। तो रेडिएटर जो होता है वो किस पर आधारित होता है? प्रणोदित संवहन पर आधारित होता है, क्योंकि आपने देखा वो उसके पीछे एक पंखा चलता रहता है और वो पंखा क्या करता है, हवा को तेजी से उस रेडिएटर पर फेंकता है। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के वो कौन सा संवहन हुआ? प्रणोदित। अब ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा होती है कि नाम में ऐसा आ रहा रेडिएटर, ऐसा लगता है भाई रेडिएशन पर बेस्ड होगा, लेकिन वास्तव में रेडिएटर किस पर आधारित होता है बच्चों? संवहन पर आधारित होता है। और कौन से संवहन पर आधारित होता है? प्रणोदित संवहन पर आधारित होता है। तो जो जीप, ट्रक आदि में लगा रेडिएटर, जीप ट्रक आदि में लगा रेडिएटर प्रणोदित संवहन पर आधारित होता है। प्रणोदित संवहन पर आधारित होता है। जल समीर तथा थल समीर भी संवहन के कारण ही बनते हैं। जल समीर तथा थल समीर भी संवहन के कारण ही होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूज तार जो होता है अपने, फ्यूज क्या होता है? एक सुरक्षा युक्ति है जो हाई वोल्टेज आने पर अपने घरेलू परिपथ को जलने से बचाता है। इसे विद्युत मीटर और उपभोक्ता परिपथ के बीच में लगाया जाता है। तो फ्यूज तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो संवहन के द्वारा ही वातावरण में जाती है। तो फ्यूज तार में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो संवहन के कारण ही वातावरण में चली जाती है। फ्यूज तार में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा संवहन द्वारा ही त्यागी जाती है। फ्यूज तार का बच्चों अपन इलेक्ट्रिक सर्किट में पहले पढ़ा चुके हैं और इसको यूज करते हुए फ्यूज तार के बारे में 3 क्वेश्चन बनते हैं। और वो मैंने बताया था कि एक तो फ्यूज तार में उसकी लंबाई अर्थहीन होती है। एक तो क्या याद रखना है फ्यूज के बारे में? फ्यूज तार क्या है? एक सुरक्षा युक्ति है, न कि आवश्यक युक्ति है। ठीक है, तो एक तो बच्चों फ्यूज के बारे में बस 3 ये लाइन याद रखनी है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। दूसरा, फ्यूज की लंबाई जो होती है वो अर्थहीन होती है। तीसरा, फ्यूज तार में I² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³, यानी फ्यूज तार जितना मोटा होगा वो उतनी ही धारा सहन कर पाएगा। I² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है। ये फ्यूज के बारे में 3-4 पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बच्चों अपने रहा संवहन कि कहाँ कहाँ पे संवहन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे अपन लेते हैं बच्चों ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि और वो है विकिरण।
ऊष्मा संचरण की जो तीसरी विधि है बच्चों वो है विकिरण और रेडिएशन। बच्चों विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये ऊष्मा संचरण की तीव्रतम विधि है। क्या है बच्चों? ये ऊष्मा संचरण की तीव्रतम विधि है, क्योंकि अपन ने ये देखा कि ऊष्मा के चालन की दर या ऊष्मा के संवहन की जो दर होती है वो केवल तापांतर पर डिपेंड करती है, वस्तु के ताप पर डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको पता है कि विकिरण में ऊष्मा के प्रवाह की जो दर होती है वो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, न कि एक घात के समानुपाती होती है। यही इसीलिए अपन कहते हैं कि जो विकिरण है वो ऊष्मा संचरण की तीव्रतम विधि है। क्या है ये? ऊष्मा संचरण की तीव्रतम विधि है। ठीक है बच्चों, तो विकिरण को कैसे डिफाइन करेंगे? यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है, यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह ऊष्मा संचरण की तीव्रतम विधि है, क्योंकि इसमें ऊष्मा के प्रवाह की दर परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो बच्चों अपन ने देखा कि विकिरण जो है ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और यह ऊष्मा संचरण की तीव्रतम विधि है क्योंकि इसमें ऊष्मा के प्रवाह की जो दर है वो परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। और विकिरण जो होती है बच्चों यह त्रिविमीय ऊष्मा संचरण की विधि होती है। कैसी होती है? त्रिविमीय। कंडक्शन भी त्रिविमीय होता है, विकिरण भी त्रिविमीय होता है, केवल संवहन जो होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है बच्चों, एक विमीय ऊष्मा संचरण की विधि होती है। ठीक है, तो अपन यदि देखें कि जो ऊष्मीय विकिरण जो होते हैं वो कौन से क्षेत्र में होते हैं बच्चों? अवरक्त क्षेत्र में स्थित होते हैं। ऊष्मीय विकिरण अवरक्त क्षेत्र में स्थित होते हैं। ऊष्मीय विकिरण जो होते हैं वो कौन से क्षेत्र में स्थित होते हैं बच्चों? अवरक्त क्षेत्र में स्थित होते हैं। अब बच्चों जैसे मैं ये देखता हूं कि मेरे पास ये एक कोई सतह है, ठीक है, ये अपने पास एक सतह है और ये ऊष्मीय विकिरण इस पर आपतित होता है। सपोज करो आपतित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा जो है वो क्या है बच्चों? Q है। अब इसमें तीन प्रक्रिया हो सकती हैं। ये जो ऊष्मीय विकिरण सतह पर आपतित हुआ इसका जो कुछ भाग होता है वो तो परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग रिमेनिंग जो भाग बचेगा वो क्या हो जाएगा? पारगमित हो जाएगा। तो बच्चों इसका कुछ भाग जो होता है वो तो परावर्तित हो जाता है, Q रिफ्लेक्टेड ये है,
कुछ भाग अवशोषित हो जाता है जिसको Q एब्जॉर्ब बोलता हूं मैं, और कुछ भाग पारगमित हो जाता है जिसको Q ट्रांसमिटेड बोलता हूं। क्लियर है? ये वस्तु पर आपतित विकिरण की मात्रा है। Q विकिरण मान लो इस सतह पर आपतित होती है, इस पृष्ठ पर आपतित होती है, तो इसका कुछ भाग क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग क्या हो जाता है? पारगमित हो जाता है। तो बच्चों ऊर्जा संरक्षण नियम से मैं ये कह सकता हूं कि जो Q होगा वो क्या होगा बच्चों? QA प्लस QR प्लस QT। ये कह सकता हूं कि आपतित कुल विकिरण की मात्रा इन तीनों ऊष्माओं के योग के तुल्य होगी। मैं दोनों साइड में Q से डिवाइड करता हूं, या 1 इक्वल टू होगा QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। इसको बच्चों अपन बोलते हैं अवशोषण गुणांक A, इसको अपन बोलते हैं परावर्तन गुणांक R, इसको बोलते हैं पारगमन गुणांक T। और इन तीनों गुणांकों का जो योग है वो हमेशा कितना होगा बच्चों? 1 होगा। हमेशा क्या होगा? 1। अब बच्चों सबसे पहले अपन देखते हैं अवशोषण गुणांक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अवशोषण गुणांक A के बारे में देखते हैं। ठीक है? तो बच्चों अपन देख रहे हैं अवशोषण गुणांक A कैसे डिफाइन करेंगे? A इक्वल टू होगा QA अपॉन Q। किसी वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा तथा उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को अपन क्या कहेंगे बच्चों? अवशोषण गुणांक कहेंगे। ध्यान दें, किसी वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा तथा उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को अपन क्या कहेंगे? अवशोषण गुणांक कहेंगे। कैसे डिफाइन करूंगा मैं? किसी वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा अपॉन आपतित कुल विकिरण की मात्रा। इसको क्या कहेंगे बच्चों? अवशोषण गुणांक कहेंगे। और ये दोनों ही ऊष्माओं का अनुपात है, इसलिए कैसा होगा? मात्रकहीन होगा और विमाहीन होगा। कैसा होगा बच्चों? ये मात्रकहीन होगा और विमाहीन। अब देखो बच्चों अपन इसका स्पेशल केस देखते हैं, ध्यान से समझना। यदि मैं ये कहना चाहूं, यदि T इक्वल टू R इक्वल टू 0 तो श्योर है A इक्वल टू 1 होगा, इंप्लाई QA अपॉन Q इक्वल टू 1 होगा या QA बराबर Q होगा। यानी वे वस्तुएं जो आपतित संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर लेती हैं, वे वस्तुएं जो आपतित संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर लेती हैं, क्या कहलाती हैं बच्चों? आदर्श कृष्णिका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आदर्श कृष्णिका, परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाएंगी। तो वे वस्तुएं जो आपतित संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर लेती हैं क्या कहलाती हैं? आदर्श कृष्णिका। तो ये हुआ बच्चों अपने पास एक टर्म आई आदर्श कृष्णिका। किसे कहेंगे? वे वस्तुएं जो आपतित संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर लेती हैं क्या कहलाती हैं? आदर्श कृष्णिका कहलाती हैं। ठीक है। अब बच्चों आदर्श कृष्णिका का जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है? अब अगर देखा जाए तो मैं ये कहता हूं काजल जो है
काजल। ये बच्चों 95% ब्लैक बॉडी होता है। और प्लैटिनम ब्लैक ये 98% तक ब्लैक बॉडी होता है। प्लैटिनम ब्लैक जो होता है वो 98% तक ब्लैक बॉडी होता है। और फेरी की आदर्श कृष्णिका, फेरी की आदर्श कृष्णिका ये 100% ब्लैक बॉडी है, अपन ये मान के चलेंगे। ठीक है। और मैं ये कहना चाहूं चौथा है ब्लैक होल जो होता है वो भी 100% ब्लैक बॉडी की टाइप से ही ट्रीट करता है। वो इस पर आपके सभी विकिरणों का अवशोषण ही करेगा, इससे विकिरण कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों फेरी की आदर्श कृष्णिका क्या है इसके बारे में अपन विचार करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या है कि एक अपन गोलीय कोश लेते हैं ऐसा जिसमें एक बारीक छेद होता है और इसके सामने एक उभार या डिफ्लेक्टर लगा होता है और इसकी जो ये आंतरिक सतह है इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कालिख पोत दी जाती है। अब जैसे ही ऊष्मीय विकिरण यहां से आपतित होता है तो ये इस उभार वाली सतह से टकराता है और टकराकर यहां पे इसका 98% भाग तो इस प्लेटिनम ब्लैक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और 2% भाग जो होता है वो यहां से परावर्तित होकर इधर जाता है। फिर उसका 98% भाग यहां से अवशोषित कर लिया जाएगा, फिर परावर्तित होकर इधर जाएगा, फिर परावर्तित होकर इधर जाएगा और बच्चों इसका क्रमागत परावर्तन होता रहेगा और अवशोषण भी होता रहेगा और अल्टीमेटली क्या है जो विकिरण अंदर गई वो पूर्ण रूप से अवशोषित कर ली जाती है। इसको अपन बोलते हैं बच्चों फेरी की आदर्श कृष्णिका। क्या बोलते हैं इसको? फेरी की आदर्श कृष्णिका बोलते हैं, जो आपके संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर लेती है। क्लियर है? तो बच्चों पहली टाइप की बॉडीज अपन ने देखी, अवशोषण गुणांक को ध्यान में रखते अपन ने पहले प्रकार की बॉडी देखी कि यदि कोई वस्तु उस पर आपतित संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण कर लेती है, चाहे उनकी तरंग दैर्ध्य का मान कुछ भी क्यों नहीं हो, तो बच्चों ऐसी बॉडी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, ब्लैक बॉडी का सामान्यतया काली वस्तुएं उसमें विकिरणों का अवशोषण ज्यादा करती हैं, परंतु ब्लैक बॉडी का काला होना आवश्यक नहीं है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतया काली वस्तुएं काली खुरदरी वस्तुएं जो भी होंगी, सामान्यतः काली वस्तुएं ऊष्मीय विकिरणों का अवशोषण अधिक करती हैं। सामान्यतया काली वस्तुएं ऊष्मीय विकिरणों का अवशोषण अधिक करती हैं, परंतु ब्लैक बॉडी का काला होना आवश्यक नहीं है। ब्लैक बॉडी का काला होना आवश्यक नहीं है। तो ये बच्चों अपन को अवशोषण गुणांक और ब्लैक बॉडी के बारे में आना चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं बच्चों इन जनरल। वैसे देखा जाए तो प्रकृति में कोई भी जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी नहीं है। प्रकृति में कोई भी जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी नहीं है।
सेकंड अपन बच्चों देखते हैं परावर्तन गुणांक। अपना जो ये चैप्टर है कृष्णिका वाला, आगे जो वीकेंड हो मेनली कृष्णिका पर आधारित है, इसलिए उस पर अपन को मेन फोकस करना था। बाकी यहाँ तो अपन केवल डेफिनेशन देखेंगे। परावर्तन गुणांक, और परावर्तन गुणांक R जो होगा बच्चों वो होगा QR/Q। किसी वस्तु द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा तथा उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को परावर्तन गुणांक कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा तथा उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को क्या कहेंगे अपन? परावर्तन गुणांक कहते हैं। अब बच्चों यहां देखो, यदि A बराबर T बराबर 0 तो बच्चों R बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, या QR/Q की जो वैल्यू है 1 हो जाएगी, या QR बराबर Q हो जाएगा। तो बच्चों वे वस्तुएं जो आपतित संपूर्ण विकिरणों को परावर्तित कर देती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्णतः परावर्तक वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णतः परावर्तक वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो आपतित संपूर्ण विकिरणों को परावर्तित कर देती हैं पूर्णतः परावर्तक वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो आपतित संपूर्ण विकिरणों को परावर्तित कर देती हैं पूर्णतः परावर्तक वस्तुएं कहलाती हैं। हालांकि प्रकृति में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो पूर्णतः परावर्तक हो, लेकिन जैसे मान लो मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे पास प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, उसको यदि अपन धूप में रखें तो उस पर आपतित संपूर्ण विकिरणों को वो क्या करेगा? परावर्तित करेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर धूप में कांच पड़ा है तो निश्चित रूप से समतल दर्पण पड़ा है तो कुछ देर बाद वो भी गर्म हो जाता है। और वो गर्म क्यों हुआ? क्योंकि उसने कुछ ऊष्मीय विकिरणों का अवशोषण भी किया है। 100% परावर्तन वो नहीं कर पाता है। तो कोई भी वस्तु जो है वो परफेक्टली पूर्ण रूप से परावर्तक वस्तु नहीं होती है। इसी टाइप से बच्चों थर्ड अपन देखते हैं, और वो अपन देखेंगे पारगमन गुणांक। T, और बच्चों ये आ गया QT/Q, यानी किसी वस्तु द्वारा पारगमित विकिरण की मात्रा तथा उस पर आपतित कुल विकिरण की मात्रा के अनुपात को पारगमन गुणांक कहेंगे। और बच्चों यदि A बराबर R बराबर 0 हो जाए तो T बराबर 1 हो जाएगा, और मैं कहूँगा कि QT/Q जो है वो 1 हो जाएगा, या QT=Q हो जाएगा। तो वे वस्तुएं जो आपतित संपूर्ण विकिरणों को पारगमित कर देती हैं, वे वस्तुएं जो आपतित संपूर्ण विकिरणों को पारगमित कर देती हैं क्या कहलाती हैं बच्चों? पूर्णतः पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो आपतित संपूर्ण विकिरण को पारगमित कर देती हैं पूर्णतः पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो आपतित संपूर्ण विकिरण को पारगमित कर देती हैं पूर्णतः पारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। और प्रकृति में बच्चों पूर्णतः पारदर्शी वस्तु भी नहीं होती हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो 100% पारगमित कर देती हो।
क्लियर है। अब बच्चों अपन इन विकिरण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस और देखेंगे, और वो हैं पहली उत्सर्जन क्षमता। विकिरण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं जिनमें पहली डेफिनेशन आती है वो है उत्सर्जन क्षमता। पहली जो डेफिनेशन आती है बच्चों वो आती है उत्सर्जन क्षमता। और इमिसिव पावर। उत्सर्जन क्षमता और इमिसिव पावर सामान्य वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता को स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं और आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। सामान्य वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता को स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं और आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। ध्यान दो बच्चों, क्या है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को, ध्यान दें, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर अनंत तक उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं अपन बच्चों? उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, और वो भी लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर अनंत तक, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर अनंत तक मात्रा को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्सर्जन क्षमता। और E इक्वल टू बनेगा Q/AT, और मात्रा क्या आएगा बच्चों? वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मात्रा क्या बनेगा? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर अनंत तक को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। ठीक है, विमा अगर आप निकालना चाहो तो इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि अगर इसकी विमा मेरे को चाहिए उत्सर्जन क्षमता की तो क्या बनेगी? पावर की बनेगी m1 L2T-3 अपॉन L2 बन जाएगा, और ये बनेगी बच्चों m1 L0T-3। अच्छा एक मिनट, ये T और है टाइम, तो ये T और आ जाएगा और ये बचेगा T-4। इस टाइप से बच्चों क्या कर सकते हैं? उत्सर्जन क्षमता की आप विमा देख सकते हैं। एक टर्म आती है बच्चों स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। इसके बाद आती है एक वर्णीय या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। एक वर्णीय या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और सामान्य वस्तुओं के लिए स्मॉल ई लैम्डा और आदर्श कृष्णिका के लिए कैपिटल ई लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। क्या अंतर है बच्चों? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड एकांक तरंग दैर्ध्य परास
लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को अपन क्या कहते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। एक तरह से स्पेक्ट्रमी और एक वर्णी का मतलब क्या है बच्चों, जिसका वर्ण यानी रंग एक हो, और रंग का निर्धारण अपन तरंग धैर्य से करेंगे। तो तरंग धैर्य फिक्स होनी चाहिए, यानी तरंग धैर्य में अल्प परिवर्तन हो सकता है, बाकी तरंग धैर्य में ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन रंग को फिक्स कर देते हैं, तरंग धैर्य को फिक्स कर देते हैं, तो फिर वो कौन सी बन जाती है, एक वर्णी बन जाती है। ठीक है ना। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड एकांक तरंग धैर्य परास मीन्स लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। मीन्स ई लैम्डा जो होगा बच्चों, ये बनेगा Q/80 इंटू डी लैम्डा। ठीक है। अब बच्चों मैं इसको E कह सकता हूं, Q/80 को, तो मैं ये कह सकता हूं कि E/d लैम्डा, और कुल ई जो आएगा बच्चों वो बनेगा इंटीग्रेशन ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, और ये बनेगा 0 से लेकर अनंत तक। तो स्मॉल ई और ई लैम्डा मीन्स उत्सर्जन क्षमता और स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता में क्या रिलेशन होगा, ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा 0 से लेकर अनंत तक। ये बच्चों डायरेक्ट नीट में CPMT में 2010 के करीब पूछा भी गया है। तो स्मॉल ई बराबर इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा कहां से कहां तक, 0 से लेके अनंत तक। अब आपको यह भी पता है बच्चों कि अगर मान लो मैं ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा के बीच में वक्र खींचूं और ये वक्र कुछ ऐसा आता है, तो इसके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल होगा वो इंटीग्रेशन जो होता है वो किसको बताता है, क्षेत्रफल को बताता है। तो अगर मैं इसका अल्पांश लेता हूं डी लैम्डा और इसके पूरे का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, आपको पता डीए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, और टोटल एरिया होगा बच्चों इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ई लैम्डा लैम्डा वक्र तथा लैम्डा अक्ष के मध्य परिबद्ध जो क्षेत्रफल होता है वो उत्सर्जन क्षमता को व्यक्त करता है। ये लाइन क्या बनी बच्चों, ध्यान से समझना। ई लैम्डा लैम्डा वक्र तथा लैम्डा अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल उत्सर्जन क्षमता को व्यक्त करता है, उत्सर्जन क्षमता को व्यक्त करता है। क्लियर है बच्चों। तो ये अपने पास सेकंड डेफिनेशन आई। फर्स्ट डेफिनेशन अपने पास आई उत्सर्जन क्षमता की, और सेकंड डेफिनेशन आई बच्चों स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर एक वर्णी और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की डेफिनेशन आई अपने पास। ठीक है।